सम बन जाए। तो हम लोग जब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं और उन सबको बार बार लिखने की बजाय हम कुछ ऐसा वेक्टर बनाते हैं जो एक ही होता है और वो उन सबको रिप्लेस कर सकता है। ये बात समझ आई सबको, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर है जो हेड और टेल से जुड़े हुए हैं और ऐसे कि वो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उनका एरो। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करूंगी तो जो थर्ड साइड है वो इसका रिजल्टेंट बनाएगी और उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉ पे जाते हैं, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ। उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे बोलो, ठीक है, उसमें क्या था, जैसे हमारे पास हेड और टेल जुड़े हुए थे, यहाँ पे दोनों का एंडिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, टेल से टेल जोड़ देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने दो वेक्टर लिए हैं, एक इस साइड और एक उस साइड, ए बी और ए डी वेक्टर, और इन दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये साइड है इसी के पैरेलल में एक और ऊपर बना दूंगी और सेम साइज का, ऐसे ही एडी के पैरेलल में सेम साइज का इस साइड बना दूंगी जो उसके पैरेलल है। तो अब क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोई बता सकता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, तो वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रूफ के टाइम पर भी। अंशु, आपको डाउट है कोई? मैम एक बार रिपीट कर। यस मैम। हाँ, देखो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या लिया मैंने, ट्राइंगल लॉ समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें पैरेललोग्राम बनाना है। जैसे ट्राइंगल में हम ट्राइंगल बना रहे थे, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर है और उनसे पैरेललोग्राम बनाना है। तो मेरे पास तो दो ही थे, तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल इधर एक लाइन बना दी ताकि दो पैरेलल साइड तो हो गई पैरेलल की। ऐसे ही इस वाले के पैरेलल इधर एक लाइन बना दी ताकि अब मेरे पास दो दो का पेयर बन गया कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल साइज की, ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। अभी इतना ही बताया मैंने, इतना में किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। अब क्या होगा, ये पैरेललोग्राम बन गया, तो अब रिजल्टेंट कौन बताएगा? अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, जो एंड पॉइंट्स को जोड़ेगा, जैसे ए और सी को, वो हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। अब ऐसा नहीं, आप रिजल्टेंट को कहीं भी ले सकते हो। जैसे अगर आपने ए वेक्टर यहाँ लिया है और दूसरा वेक्टर यहाँ लिया है, तो इनके बीच से जो डायगोनल जा रहा है वो वाले की डायगोनल की बात कर रही हूँ, दूसरी साइड वाला डायगोनल नहीं। तो इनके बीच से जा रहा है वही हमें रिजल्टेंट देगा, कुछ ऐसे। अब याद करो, आप ट्राइंगल लॉ में क्या था, जो दो वेक्टर थे इनकी डायरेक्शन तो सेम थी, तीसरे वाले की अपोजिट थी। पर इस केस में इस वेक्टर की और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी, इन तीनों का एरो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब तीनों सेम ही डायरेक्शन में एक तरीके से पॉइंट कर रहे हैं, एरो उल्टा मत बनाना। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं कि इस डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का साइज क्या है। अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं कि कहाँ पे बनेगा और कितने साइज का बनेगा, तो यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम लिया है ए बी सी डी और दो वेक्टर लिए, एक पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। अब मेरे को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, इस ए बी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे स्ट्रेट आगे बढ़ा दिया ताकि वो ई पॉइंट तक पहुंच जाए। अब जब ई पॉइंट पे पहुंच गई तो मैंने सी से एक परपेंडिकुलर डाला, सी ई ऐसे ऊपर से ज्वाइन करते हुए। अब देखो यहाँ पे मैंने काफी सारे एंगल्स ले रखे हैं। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा वो एंगल है जो ये दो वेक्टर जिनका मैं रिजल्टेंट निकाल रही हूँ उनके बीच में बन रहा है। फिर दूसरा एंगल मैंने बनाया अल्फा। अल्फा क्या है, वो ये बता रहा है कि आर वेक्टर पी वाले से कितना ऊपर है, कि 45 डिग्री 30 डिग्री क्या है वो हम निकालेंगे अभी। आर वेक्टर जो है, जो रिजल्टेंट बनेगा वो पी वेक्टर से कितना ऊपर है। इतने में किसी को डाउट है डायग्राम में? नो मैम। नो मैम। अब दूसरी चीज, जब मेरे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस है और मैंने यहाँ से एक लाइन पास करवा दी और ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होता है?
मैं नाम भी बता देती हूँ, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रिलेशन होता है? इक्वल। इक्वल होते हैं। याद रखना, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, कितनी भी पैरेलल लाइंस है, और उनसे मैंने कैसे लाइन पास करवा दी, तो जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे AD और ये BC ये पैरेलल थी, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, BCE ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा? क्यू cos थीटा अपॉन Q. अच्छा, क्यू cos क्या थीटा होगा? तो हम निकाल ही रहे, वो प्रूफ का पार्ट है। अब मेरे को BCE की टर्म्स में बताओ, cos थीटा क्या होगा? मैम BE upon BC. BE अपॉन BC, है ना? हमारा पहला स्टेप यही है कि BE का साइज क्या है वो निकालो। तो मैं लिख देती हूँ cos थीटा है BE अपॉन BC। अब आपने कहा था पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये साइड Q है तो ये साइड भी Q हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह डिनोमिनेटर में Q लिख सकती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा Q cos थीटा इक्वल्स टू BE। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. ऐसे अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं ये Q साइन थीटा निकाल सकती हूँ। अब मेरे पास बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, AC और E वाला ट्राइंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल में बेस ये पूरा है जो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एक P और एक Q cos थीटा। तो जब भी मैं बेस की बात करूंगी ACE ट्राइंगल में, मैं बोलूंगी P प्लस Q cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है CE, वो हो जाएगा Q sin थीटा। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब मेरे को बता, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? H square is equal to B square plus हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हम लोग ACE ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो R मेरा हाइपोटेन्यूज है और AE मेरा बेस है और CE मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड लगाने के लिए हमने वही लिखा है यहाँ पे कि R क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां तक डाउट? No, ma'am. जब आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे ना, तो आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर लगाया मैंने। फिर आपके पास एक और टर्म है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरे वाली जो परपेंडिकुलर से आई है। अब आप देखो P स्क्वायर में आप कुछ नहीं कर सकते, 2PQ cos थीटा में भी कुछ नहीं कर सकते, पर इस टर्म में से और इस टर्म में से आप Q स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और जैसे ही कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा? Ma'am, One. cos cos square theta plus sin square theta is equal to 1. हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से बस Q स्क्वायर बचेगा। Yes, ma'am. तो हमारे मैग्नीट्यूड में लास्ट में फाइनल फॉर्मूला आ गया P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और उसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्टेंट था उसका साइज आ जाएगा। अब ये तो सिर्फ साइज बताया, अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो अगर आप ध्यान से बोलो अंशुल। मैं tan अल्फा से लग जाएगी डायरेक्शन पता। हाँ, tan अल्फा से पता चल जाएगी। अब tan अल्फा बनाने से पहले जैसे हम कोई भी वेक्टर लिखते थे, उसके दो पार्ट होते थे, एक x वाला उसको i के साथ लिख देते थे, जो y वाला होता था उसको j के साथ लिख देते थे। यहाँ पे x वाला पार्ट क्या है, p प्लस क्यू cos थीटा, जो x एक्सिस पे बना हुआ है, तो मैंने लिख दिया p प्लस क्यू cos थीटा i कैप, और y वाला पार्ट मतलब परपेंडिकुलर वाला, वो आ गया q sin थीटा j कैप। अब मैंने बताया था जब हम एंगल निकालते हैं tan थीटा या tan अल्फा, तो हम लेते हैं y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट। याद है ये सबको? Yes, ma'am. वेक्टर में बताया था। Yes, ma'am. तो
यहाँ पे y का कंपोनेंट आ गया q साइन थीटा और x कंपोनेंट में हमने लगा दिया p प्लस q कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले से हम बस डायरेक्टली बता सकते हैं क्या डायरेक्शन है। अब इतना ये ध्यान रखना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो इसके साथ डायग्राम भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम ये बना रहे हो p ऊपर q नीचे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला उसी केस के लिए है जिसमें p नीचे है और ऊपर q, क्योंकि अगर आपने q को नीचे कर दिया तो जहां जहां साइन थीटा है वहां आना चाहिए था p साइन थीटा, q कॉस थीटा की जगह आएगा p साइन कॉस थीटा, तो सारा का सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे टैन अल्फा वाले फॉर्मूले में तो आपको डायग्राम भी और फॉर्मूला भी दोनों याद होने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी याद करो, एक ही जगह पे स्टिक रहना। अब हम लोग जैसे इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास दो फोर्सेस हैं, P और Q की टर्म में बताती हूँ। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 40, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मान लेते हैं, और इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कि R वेक्टर में कितना मैग्नीट्यूड है ये बताना है। तो कैसे बताओगे आप लोग? फॉर्मूला लिख देते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और इसका अंडर रूट। अच्छा, इतना याद रखना, जो ट्रायंगल बन रहा हो या पैरेललोग्राम फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब यहाँ p का स्क्वायर करूंगी मतलब 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 1600 फिर q का स्क्वायर करूंगी मतलब 10 का स्क्वायर 100 अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10। अब cos 60 हो जाएगा, और cos 60 क्या होता है? 1/2। 1/2। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लगा दिया। इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, मेरे पास लास्ट में आ जाएगा 1700 प्लस 400 का अंडर रूट। तो इसे मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 2100 या फिर 10 रूट 21। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है आप उसका क्या निकाल सकते हो? रिजल्टेंट का साइज। और अगर आपको मान लेते हैं अब ये निकालना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो आप बस लगाओगे टैन अल्फा। अब याद रखो परपेंडिकुलर वाले में साइन आता है, तो ऊपर फॉर्मूले में था q साइन थीटा, p वाले के साथ कुछ भी एंगल नहीं लगेगा, और फिर इसमें आप ऐड करते हो q cos थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? q साइन थीटा से 10 मल्टीप्लाई विद साइन 60 क्या होता है? √3/2। रूट 3। √3/2 और p क्या है यहाँ पे? 40। 40 और फिर q मैंने पुट कर दिया 10 और cos 60 की जगह फिर से आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 10 √3/2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया 45। ठीक है, तो ये क्या दे देगा मेरे को? टैन अल्फा की 1। समझ आ गया सबको कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। आर्यन आप कुछ बोल रहे थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of equal magnitude is equal to the magnitude of either vector, then find the angle between two vectors. तो सबसे पहली चीज वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बता रहा है कि r का साइज बता रहा है। अब कौन सा r? वो r जो उन दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मतलब अभी जहां हम p और q ले रहे थे वो कह रहा है p इक्वल्स टू q। दूसरी चीज उसने क्या बोला? मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर। मतलब वो जो रिजल्टेंट आ रहा था वो भी p और q के इक्वल आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम आ रही है। हमारी है। आ रही है। तो अब हमारे मैम पास आ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू r। अब उसने बोला एंगल बताओ इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं कि r वेक्टर का साइज क्या होता है?
p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ सब चीजें p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू r हो गया, तो मैं सब जगह या तो p लगा सकती हूँ, q लगा सकती हूँ, r भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लेट कर देते, चलो सब जगह p रिप्लेस कर देते हैं। ये भी p बन गया, ये p था ही, q भी p के इक्वल है, और यहाँ 2pq की जगह आ जाएगा फिर से 2p स्क्वायर cos थीटा। यहाँ तक डाउट है किसी को, कैसे आया ये? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। अब No. अब देखो क्या करना है, जो चीजें हैं उनको ऐड कर देना। इस p स्क्वायर में ये p स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये बन गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा और अंडर रूट। अब ये गलती मत करना कि 2p स्क्वायर है और ये 2p स्क्वायर है तो इसको 4p स्क्वायर लिख दो, उसके साथ cos भी लगा हुआ है तो ऐसे ऐड नहीं हो सकता। पर आप इन दोनों में से 2p स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लेते हैं। हमने लिया 2p स्क्वायर कॉमन, तो अगर मैं कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा? 1 थीटा। cos थीटा। Theta. 1 प्लस cos थीटा आ गया, और ये अंडर रूट। अब अभी भी अंडर रूट है तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ ताकि अंडर रूट गायब हो जाए। यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर, राइट साइड से आएगा 2p स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। अब इस p स्क्वायर से इस p स्क्वायर को कट कर सकते हैं, जैसे ही कट करूंगी यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको लिख देते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। और अब इस 1 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो क्या बचेगा? इस 1 को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो 1/2 माइनस 1। मैं 1/2. 1/2 मैं -1. जो आ जाएगा मेरे पास -1/2। अब मेरे को कौन बताएगा कि इसमें थीटा कितना होगा? 120 डिग्री। ये देखो 1/2 60 डिग्री, 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो अब अगर नेगेटिव चाहिए तो मैं 180 में से वो एंगल माइनस कर दिया तो 120 डिग्री आ गया। क्लियर है ना अब सबको एंगल कैसे निकालते हैं नेगेटिव? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, then find the magnitude of the difference and angle between the two given unit vectors। मतलब वो कह रहा है मेरे पास 2 यूनिट वेक्टर थे, मतलब एक था a, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और एक था b, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। पहला जो इतनी स्टेटमेंट है उसका मतलब ये कि वो यूनिट वेक्टर है। अब वो कह रहा है इनका सम भी यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर मैं a प्लस बी लू और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, वो भी क्या है? 1 है। और a प्लस बी का मतलब क्या था? रिजल्टेंट निकालना, कि a प्लस बी इक्वल्स टू आर वेक्टर आ रहा था। तो इसमें इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ये बात सबको समझ आ गई है? यस मैम। मैम। तो बस यस मैम। लगाते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखते हैं हम लोग कि r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमें थीटा निकालना है और इनके बीच में जब डिफरेंस है तब साइज बताना है। तो r का साइज उसने क्वेश्चन में दे रखा है 1 है, वहां पे 1 पुट कर देते हैं। अब a यूनिट वेक्टर है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 1। a का मैग्नीट्यूड 1 है तो a का स्क्वायर भी 1 होगा। ऐसे ही b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1. और 2ab में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और cos थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, फिर से सेम टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 था। अब अगर मैं फिर से क्या करूं, यहाँ पे स्क्वायर कर देती हूँ दोनों साइड, तो ये आ गया 2 प्लस 2 cos थीटा। अब सॉल्व करके बताओ cos थीटा किसके इक्वल आएगा? 1/2 पॉजिटिव 1/2 माइनस 1/2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। वही सेम एंगल आएगा जो पहले आया था, थीटा आ गया 120 डिग्री। अब उसने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मतलब अगर a माइनस b होता
तो इसकी क्या वैल्यू आती है ये पूछा है क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो मैं ऊपर क्या लिख रही हूँ, a माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ a प्लस माइनस बी, लिख सकती हूँ मैं ऐसे। Yes, ma'am. तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में मैं क्या कर देती हूँ, a का स्क्वायर एज इट इज, b क्या है यहाँ पे माइनस बी उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2a, a तो पॉजिटिव ही है और b की जगह है मेरे पास माइनस बी cos थीटा। ये समझ आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. थीटा वही रहेगा जो अभी हमने निकाला है, क्योंकि उनके बीच का एंगल नहीं चेंज हो सकता। पर हम बात करें कि अगर वो उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आर हमें निकालना है इसका अंडर रूट। अब a का स्क्वायर 1, अब माइनस बी मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1. 1. अब यहाँ पे देखना ध्यान रखना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय a के लिए 1 लेंगे पर b के लिए -1। -2 cos theta. हाँ, और cos थीटा की वैल्यू क्या है -1/2, तो हम वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे ही मैं वो वैल्यू पुट करूंगी तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस पॉजिटिव बन गया। क्या बचेगा 1 + 1 और ये 2 से 2 भी कट गया तो यहाँ पे 1 हो गया, तो मेरे पास 3 आ गया और इस पूरे पे अंडर रूट था तो अंडर रूट 3 आ गया। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी अंडर रूट 3 और एंगल 120 डिग्री। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस इजी हैं। सेकंड वाले की मैं आपको हिंट दे दूंगी। देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, मेरे पास 2 फोर्स है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब P = Q है और उनका साइज है 5। फिर उसने बोला है थीटा दे रखा है 60 डिग्री, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन। सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा ये तो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब सेकंड वाले Yes, ma'am. ने बोला है अ रिवर इज फ्लोइंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो डायरेक्शन उसने बनाई है वो रिवर की बनाई है, और एक आदमी स्विम कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, पर एंगल उसने 37 डिग्री दे रखा है। अब हमें इस केस में भी रिजल्टेंट बताना है। तो 37 के लिए आप ये ध्यान रखो, किसी को आता है 37 और 53 डिग्री के लिए वैल्यू निकालना? Yes, ma'am. ओके, तो जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता है उनके लिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है हमारे पास। अगर ये 90 डिग्री है और ये 37, तो ये वाला एक ट्राइंगल 53 हो जाएगा। अगर आप सम ऑफ ऑल एंगल्स देखोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो एंगल हो गया 53 डिग्री। दूसरी चीज, इस एंगल के लिए हमारे पास साइड्स फिक्स होती है 3, 4, 5। तो जैसे अगर आपको मान लो इस केस में फाइंड करना है cos 37 डिग्री, तो बेस क्या होगा 37 के लिए 4 हो जाएगा, जो साथ में लगा हुआ होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे बेस आ गया हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज 5। तो आप 37 की जगह सीधा 4/5 यूज कर सकते हो और इस ट्राइंगल को आप याद रख लेना, ठीक है। Yes, ma'am. अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 है, मतलब मान लो P का साइज है 3 और Q का साइज है 4। अब उसने बोला है इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, मतलब फिर से इस बार थीटा बताना है जब रिजल्टेंट का साइज 1 है। मतलब जो पूरा फॉर्मूला होता है उसमें आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 cos थीटा, और एक बार इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, एक बार इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। दोनों को सॉल्व करके आप थीटा निकाल सकते हो। क्लियर है ये सबको? क्या करना है? Yes, ma'am. क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, खुद को ट्राई करके लाने। अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं हेल्प करा दूंगी। अब हमारे पास आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले आपको फिट क्लियर करते हैं। पॉलीगन क्या होता है?
पॉलीगन क्या होता है? जिसकी मैम चार से इसकी बहुत ज्यादा सारी साइड होती है। बहुत सारी साइड होती है, तो बात ठीक है। पॉलीगन कोई भी क्लोज शेप होती है जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। स्क्वायर भी एक पॉलीगन ही है, जरूरी नहीं है 5 से ज्यादा हो। पॉलीगन हम लोग इन सबको बोलते हैं, पर जब हमारे पास हमें ये नहीं पता है कि कितनी साइड्स, तो हम पॉलीगन लिख देते हैं कि 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब पॉलीगन लॉ Yes, ma'am. कहता है, हम लोग में यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ली है, जैसे इस साइड को बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ऐसे मैंने 6 वेक्टर लिए हैं यहाँ पे, और इन सब की डायरेक्शन ऐसे है, एक ही साइड, एरो ऐसे साइकिल में चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर साइड निकालेंगे बाकी सब साइड्स की मदद से। अब देखो उसके लिए क्या होता है, मैं पहले ये ट्राइंगल ले रही हूँ, ए और बी से जो बन रहा है वो, ये 2 वेक्टर है, दोनों की दोनों सेम तरफ है। तो ट्राइंगल लॉ को याद रखना, मेरे पास 2 वेक्टर होते हैं, एक इधर और एक इधर, और आंसर अपोजिट तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ए और बी है, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इनके में एंड पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को थर्ड साइड मिल गई ट्राइंगल की। ये समझ आया ट्राइंगल कैसे बनाया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कि ए और बी की डायरेक्शन सेम है, तो इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को एक रिजल्टेंट मिलेगा, मान लेते हैं उसका नाम है 1। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट ट्राइंगल में चलते हैं, 1 और सी वाले में। तो अब 1 और सी भी सेम ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और अगर मैं इन दोनों का एंड पॉइंट ज्वाइन कर दूं, तो मेरे को फिर से एक रिजल्टेंट मिलेगा जो उल्टा चल रहा है इधर, और इसको मैंने नाम दे दिया 2। इतना समझ आया सबको कि इसको मैंने यहाँ पे Yes, ma'am. कैसे बनाया? अब अगले पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास है 2 और डी वाला। तो 2 और डी भी एक ही तरफ जा रहे हैं, तो इनके एंड पॉइंट को जोड़ के एक और वेक्टर बन गया 3। अब देखो 3 और ई वेक्टर, 3 और जो ई वेक्टर है, उन दोनों की डायरेक्शन फिर से सेम आ रही है। तो उस केस में मेरे को एक रिजल्टेंट मिलेगा एफ वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड। इतना समझ आया एफ वेक्टर कैसे मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एफ क्या था हमारा? एक साइड ऑफ द पॉलीगन। तो अब मैं लिखती हूँ आपको एक एक करके स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, हम अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की, तो ये इक्वल है 1 की। फिर सी प्लस 1 किसके इक्वल है? 2 की। अब इस 1 में मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि ए प्लस बी 1 के इक्वल है। तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 वेक्टर। अब अगले पे चलते हैं, हमारे पास 2 प्लस डी किसके इक्वल है? 3. 2 प्लस डी 3 के इक्वल है, और 2 क्या था? ये पूरा। तो मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ फिर से 2 की जगह। मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 3। अब लास्ट ट्राइंगल में चलते हैं, तो 3 Plus two. एफ के इक्वल है, 3 प्लस ई इक्वल्स टू एफ, और 3 की जगह मैं फिर से ये सब रख सकती हूँ। तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू एफ। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कितनी भी साइड्स का पॉलीगन है, और मैं बाकी सब साइड्स को अगर ऐड कर दूं, एक मतलब जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर दूं, तो मेरे को एक जो लास्ट साइड बची हुई है वो वेक्टर मिल जाती है, और वो उन सब के सम के इक्वल होती है, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड होगी। जैसे अगर मैं सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ, ये इस साइड है, ये इस साइड है, और ये इस साइड है, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड बनेगी, और इन तीनों के सम के इक्वल होगी। ये बात समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो Yes, यहाँ ma'am. पास है ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360. 360 डिग्री। हाँ, ऐसे ही अगर ज्यादा लाइंस हैं तो हम लोग एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, उसको मैं N करेक्ट, minus 2 into 2 pi. एन, यहाँ n-2 into 2 पाई होता है या पाई होता है?
n-2 इंटू पाई होता है फॉर्मूला, और जिसमें n क्या होता है कि कितनी साइड है। Number of sides. हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैं इस फॉर्मूले को करेक्ट कर दूंगी यहाँ पे। और n क्या है, कितनी साइड, जैसे क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइड होती है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगी तो 4 - 2 2, 2 pi. और 2 पाई आ जाएगा मेरे पास 360 डिग्री। ऐसे ही पेंटागन में मेरे पास 5 साइड होती है, मैं 5 पुट करूंगी तो 5 - 2 इंटू पाई 3 पाई आ जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, 540. कितने भी साइड्स हैं मैं उनके लिए एंगल निकाल सकती हूँ। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हमारे पास Yes, ma'am. वेक्टर्स बने हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव कहीं भी आए किसी भी टॉपिक में, मैथ्स में, फिजिक्स में, तो इतना याद रखना, इसका मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप उल्टा सीधा ऐड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्या मतलब है इसका, मैं नंबर से समझाती हूँ। अगर आप 2 + 3 कर रहे हो, आंसर क्या आता है, 5 आता है। अब अगर आप 3 + 2 कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, तो भी 5. आंसर 5 ही आएगा। 3 + 2 किया तो भी 5. आंसर 5 आया। मतलब आप चाहे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, कोई सा भी आप पहले करो, आंसर नहीं बदलेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव, कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने किया a + b + c + d + e, पहले उन सबको ऑर्डर में रखा है, पर अगले पॉइंट पे उन सबको उल्टा सीधा लिख दिया है। डी में पहले e ऐड करा, e में a में b और b में c, और फिर मैंने फिर से उल्टा सीधा कर दिया, तो इन तीनों ही केस में आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए कहीं पे भी अगर कम्यूटेटिव हो तो इसका मतलब है उल्टा सीधा हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। और वेक्टर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे लूप्स में बना रखा है अलग अलग, कि मैं चाहे कैसे भी ऐड करूं, जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है तीनों ही केस में। क्लियर है सबको ये? Awesome. ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएट मतलब किसी को जोड़ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास है 2 + 3 + 4, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 3 और 4 को पहले ऐड कर रही हूँ। कि मैंने कहा कि मैंने 3 और 4 को ब्रैकेट लगा दिया और मैं इनको पहले ऐड करूंगी, तो मेरे पास क्या बचा, 2 + 7, और आंसर आ गया 9। यहां तक एक सेकेंड, तो अगर मैं उस केस में लूं, तो मेरे पास आ गया 2 + 3 + 4 9। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, उससे पहले जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं और कुछ बता देती हूँ आप लोग को। अगर मैं कोई भी वेक्टर ले रही हूँ, उसमें 0 ऐड कर रही हूँ, तो आपको क्या लग रहा है आंसर में क्या चेंज होएगा? No change. और -0 ऐड कर रही हूँ तो मैं मैम तो भी no change. नो चेंज। तो अगर मैं 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड कर रही हूँ तो आंसर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैं उस पेज में आई थिंक उसी पे क्रैश हो जाती है स्लाइड। तो देखो, अगर मेरे पास है 2 + 3 + 4, ये मैंने एग्जांपल दिया था। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने 3 और 4 को ऐड करा, तो मेरे पास आ गया 7। तो इस केस से मेरे पास आंसर आ रहा है 9। अब मैं क्या करती हूँ, पहले 2 और 3 को ऐड करती हूँ और फिर 4 को ऐड करूंगी, तो यहाँ से आ गया 5 + 4। दोनों ही केस में आंसर 9 आ रहा है। तो अगर मैं पहले 2 का पेयर कोई और बना लूं और फिर उसमें दूसरा ऐड करूं, तो आंसर नहीं बदल रहा है। 2 की टीम बनाई, चाहे इनकी टीम बना लो, इनकी टीम बना लो, या किसी और नंबर की टीम, आंसर सेम ही आता है। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी भी वेक्टर्स फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी समझ आई है सबको क्या है? Yes, Ma'am. ma'am. साथ जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे लिखते हैं, m इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू m ए वेक्टर प्लस m बी वेक्टर। यहाँ पे m कोई नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ 2 इंटू 3 प्लस 4, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई पहले ना मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ और फिर मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14। अब मैंने क्या सोचा, नहीं ऐसे नहीं करना मेरे को, मैं क्या करूंगी, एक एक करके दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर जो आंसर आएगा उनको ऐड कर लेती हूँ। कि मैंने पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, अब जो आंसर आएगा उसको ऐड करूंगी, तो ये आएगा 6 प्लस 8। तो मैंने देखा इस केस में भी आंसर 14 ही आ रहा है। तो मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐड करके फिर एक बार ही मल्टीप्लाई कर लूं, या मैं एक एक को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करूं, आंसर चेंज नहीं हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक तरीके से मैंने मल्टीप्लीकेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। तो वेक्टर्स ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूं फिर 2 मल्टीप्लाई करूं, या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूं फिर ऐड करूं, आंसर सेम आएगा। बात समझ आए कहीं सबको? Yes, Yes, ma'am. sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. m यहाँ पे वेक्टर नहीं है, एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हमारा बेसिक्स था वेक्टर्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पीपीटी खोल देती हूँ मैं, उसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये बताओ 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप क्या हो जाएगा ऐड करके, 6 आई कैप। अगर मैं बोल रही हूँ आपको 2 आई कैप में आप 4 जे कैप ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा, 6 आई कैप। No, No, ma'am. ma'am. No. क्यों? Different set. The rectangular component is not same. तो क्या हुआ, आई कैप तो है, मतलब 2 और 4 तो है ना, उनको तो ऐड कर सकती हूँ, नंबर्स ही तो है, और दोनों के दोनों वेक्टर ही थे। आई में जे ऐड करूं या कुछ भी ऐड करूं, क्या फर्क पड़ता है, सेम वेक्टर ही ऐड होते हैं। सेम ही ऐड होते हैं। एक्स वाला एक्स में ही ऐड होगा और वाई वाला वाई में ही ऐड होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ मेरे पास है यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। तो पहले तो मेरे को ये बताओ इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट कौन कौन सा है? 2 3 6 Two X Y और जेड का Z है। ठीक है, जो आई के साथ लगा हुआ है वो एक्स कंपोनेंट है, जो जे के साथ लगा हुआ है वो वाई कंपोनेंट है, और जो के के साथ लगा हुआ है वो जेड कंपोनेंट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। No, अब ma'am. मैं दूसरा वेक्टर लिख देती हूँ, बी वेक्टर जो है 1 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, और मैं ऐसे ही बी वेक्टर को भी लिख सकती हूँ, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब क्या करते हैं, जब a प्लस बी करना है हमें, उसने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, तो याद रखना x का x में ही ऐड होता है, तो i के साथ वाला i में ही ऐड होगा। 3 I cap. हाँ, Two I cap. जे 3 I cap plus 8 J cap plus 9 K cap. 9 K cap. वेरी गुड। बाकी लोग देख लो एक बार, जैसे हमारे में एक a में हमारे पास i के साथ लगा हुआ है 2 और b में i के साथ लगा हुआ है 1, तो मैं क्या करूंगी 2 प्लस 1 कर दिया, और जो भी इसके साथ वेक्टर लगा हुआ है यूनिट वेक्टर वो एज इट इज लिख दिया आई कैप। ऐसे ही जब जे वाले पार्ट के लिए जो जे के साथ लगा हुआ है उनको ऐड कर दूंगी, 3 प्लस 5 किया 8 और साथ में जे कैप। जेड वाले के लिए मैंने 6 और 3 को ऐड करा और साथ में लगा दिया 9 के कैप। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो No, मैम। ma'am. अब इंपॉर्टेंट चीज तब आती है जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट No. बी वेक्टर माइनस
ए वेक्टर। अब मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा चेंज कर रही हूँ माइनस वाले क्वेश्चन में। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और अब मेरे को b माइनस ए करना है, तो याद रखना जो पहले आ रहा है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना बाद वाले को। उल्टा करोगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है, मैम 1-2 1 माइनस 2, करेक्ट। i के साथ b में 1 लगा हुआ है और a में 2 लगा हुआ है, तो मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब j वाले पार्ट में b में लगा हुआ है 5, तो मैं 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। सिमिलरली k वाले पार्ट में, अब k वाले पार्ट में ध्यान दो, -3 लगा हुआ है, तो हम -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को। इस माइनस को भूल मत जाना जो बाहर लगा हुआ है, वो साथ में रहेगा। अब एक को बताओ 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 -1 इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस आई कैप plus 2j cap प्लस 2j कैप -9 i cap 9 -9 वाले में माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 3 9, और बड़े वाले का साइन जो नेगेटिव है, तो ये आ गया -9 k कैप। क्लियर है सबको? एड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है Yes, ma'am. तो वहीं पीछे देख लेते हैं। अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे जैसे हमने लिया है 3 वेक्टर a b c, और मेरे को इन तीनों का ऐड करना है इकट्ठा, तो मैं क्या करूंगी, तीनों का x वाला कंपोनेंट लूंगी पहले, उन तीनों का ऐड करा और x वाले के साथ आई कैप लगा दिया। ऐसे ही तीनों का मैंने y वाला कंपोनेंट लिया और उसके साथ j कैप लगा दिया। फिर मैंने तीनों का z वाला कंपोनेंट लिया और साथ में k कैप लगा दिया। अब अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, ये देखूंगी कि किस में से किसको करना है। जैसे यहाँ पे a में से b को करना था, तो a के x वाले में से ही b के x वाले को माइनस करूंगी और x वाले के साथ आई कैप लगा दिया। फिर ऐसे ही a के y वाले में से b के y वाले को माइनस करके j कैप, और a के z वाले में से b के z वाले माइनस करके k कैप। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर। देखो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आप a प्लस c तो डायरेक्टली कर लोगे, 2b वेक्टर के लिए देखो मेरे पास है b वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब अगर आपको 2b वेक्टर फाइंड करना है तो इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब उसके हर एक पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे x वाला पार्ट ये है, -4k cap 4 को 2 से करोगे तो 8j कैप माइनस 4k कैप। ऐसा मत करना कि आपने सिर्फ एक कंपोनेंट को तो मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को नहीं करा, आंसर गलत आ जाएगा। फिर आप इसमें a भी ऐड कर सकते हो और c भी ऐड कर सकते हो। अच्छा मेरे को फटाफट ये बताओ, अगर इसी में ही मेरे को a और c ऐड करना है तो x वाला कंपोनेंट मतलब i के साथ क्या आएगा वो बताओ, सिर्फ i वाला पार्ट, ताकि मेरे को पता चल जाए क्या। 2 + 1 अच्छा टोटल आंसर बताओ अंशुल। 2 + 1 + 2 ठीक है, देखो यहाँ पे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जिसने 9 बोला वेरी गुड, हमारे पास a के साथ लगा हुआ है 2 i में, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर b वाले में 2 भी लेना था तो वहां से आ गया 6। ऐसे ही c वाले में यहाँ 1 लगा हुआ था तो यहाँ से आ गया 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में आ जाएगा 8 i कैप। क्लियर है सबको? ये सॉरी 9 i कैप, 9 i कैप। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो ऐसे ही आप j वाला निकाल सकते हो, c वाला भी। 6j cap और जैसे ही तीनों कंपोनेंट आ गया, आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? i j k आ गया, उनको प्लस करके उनका स्क्वायर निकाल के उनको प्लस करके फिर अंडर रूट लेके। अब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 एक ही है, वो 2 क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है इन कंपोज्ड फॉर्म। तो मतलब हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना, हमें i j k के टर्म्स में आंसर बताना है।
तो जो अभी ट्राइंगल बताया था उसमें जैसे 53 डिग्री 37 डिग्री की वैल्यू थी वही आपको यूज करनी है। पर अब करना कैसे है, आप इस F1 वेक्टर को ये हवा में लटक रहा है अभी, आप इसे कैसे कैंसिल कर सकते हो किसी से, कैसे ऐड कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में रिजोल्व कर लोगे ताकि इसका एक x कंपोनेंट आ जाए और एक y कंपोनेंट। अब मेरे को बताओ इस ट्राइंगल, इस ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से F1 का x कंपोनेंट क्या होगा? F cos theta. वंस थीटा, sin theta. वंस देखो इसमें थीटा कहाँ लगा हुआ है, y के साथ है या x के साथ है? Y के साथ। जिसके साथ एंगल लगा होता है उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ नहीं होता उसके साथ साइन लगा दो। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा x वाला F1 साइन थीटा हो जाएगा और y वाला F1 कॉस थीटा। ये समझ आया सबको? यस मैम। आप F1 साइन क्या बोल रहे हो गुरु? मैम कुछ Yes, नहीं। ma'am. ठीक है, तो अब ये जो F1 साइन थीटा है ये पॉजिटिव x की तरफ है, तो आप इसके साथ बस आई कैप लगा सकते हो। और F1 cos थीटा पॉजिटिव y की तरफ है तो इसके साथ आप जी कैप लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले वाले की, जो है हमारे पास यहाँ 37 डिग्री वाला। अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगी तो मेरे पास दो वेक्टर्स ऐसे आएंगे इन दो डायरेक्शन में, एक नीचे एक साइड में। अब बताओ नीचे वाला कौन सा होगा, कॉस होगा या साइन होगा? कॉस। नीचे वाला कॉस हो जाएगा, मैम cos। तो ये हो जाएगा F3 cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है। हमें कोई बताओ इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा? मैम माइनस का जे कैप। माइनस का जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। जे कैप हम तब लगाते हैं जब वाई है, पर यहाँ पे नीचे जा रहा है वो, तो माइनस जे कैप। और ये जो राइट साइड में है वो हो जाएगा F3 cos 37 डिग्री और इसके साथ आई कैप। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले पे चले जाते हैं, जो ब्लू वाला है F2। उसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगी तो एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। तो अब मेरे को बताओ कौन से वाला है कॉस, लेफ्ट वाला या नीचे वाला? मैं ऊपर वाला। लेफ्ट वाला Left मैम, वाला। ऊपर। लेफ्ट वाला हो जाएगा कॉस वाला, तो ये हो जाएगा F2 cos 45 डिग्री और नीचे वाला आ गया F2 sin 45 डिग्री। अब दोनों के साथ बताओ यूनिट वेक्टर क्या आएगा कॉस वाले के साथ? मैम minus I cap. माइनस आई कैप, और sin 45 वाले के साथ माइनस जे कैप। अब देखो आप क्या कर सकते हो, जे वाली सारी टर्म्स इकट्ठी रखो, आई वाली सारी टर्म्स इकट्ठी करो, पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज रखो। जैसे अगर आपको बात करनी है जैसे एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में आ जाएगा F1 साइन सबसे पहले 53 डिग्री वाला वो आई कैप प्लस F3 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस एक और आई वाला बच गया, वो क्या है F2 cos 45 डिग्री, पर उसके साथ यहाँ पे माइनस डायरेक्शन। ठीक है, आप इनको प्लस करोगे तो आपको सारा आई का कंपोनेंट मिल जाएगा, और ऐसे जे वाले को प्लस करोगे तो सारा वाई का कंपोनेंट मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। साइन 53 cos 37 cos 45 की तो आपको वैल्यू पता होगी, आप सीधा उस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो प्लीज। नो मैम। अच्छा ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले मेरे को ये बताओ कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंशुल आंसर नहीं करेगा। बाकी सब सो गए? Under 29. अंडर रूट 29। देखो हमारे पास यहाँ x का कंपोनेंट है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, y का कंपोनेंट है -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इनको ऐड करके सिंपली अंडर रूट कर दिया, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 29। क्लियर है सबको कैसे आया? Yes ma'am. यस मैम। अब देखो
हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक बताती हूँ। मेरे पास दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर्स में, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, जब हम दोनों में वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का, तो जो आंसर होता है वो स्केलर बन जाता है, मतलब उसमें से वेक्टर गायब हो जाता है। पर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ ना दो वेक्टर का, तो उसमें आंसर भी वेक्टर ही होता है। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब इतना करना, स्केलर इजी वाला होता है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मुश्किल वाला होता है। तो स्केलर, दोनों अब बोल रही हूँ क्या अंशुल? नहीं मैम, दोनों इजी होते हैं। हाँ, तो अब अगर जैसे हमारे पास ए और बी वेक्टर है स्केलर वाले में, तो वो मोस्टली जो भी मल्टीप्लिकेशन के रूल थे वो सब फॉलो करता है, जो अभी तक डेली लाइफ का मल्टीप्लिकेशन था नॉर्मल वाला। वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, उसमें हर चीज ध्यान से रखनी है। अगर आपने उल्टा भी कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर सारा गलत हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब यस मैम। दोनों के Yes, ma'am. हल्का सा फर्क होता है। इसमें आता है ए बी कॉस थीटा, इसमें आता है ए बी साइन थीटा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर क्रॉस कॉस एक जैसा लग रहा है तो एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते हैं। क्रॉस वाले में कॉस नहीं आएगा, दूसरे वाले में आ जाता है। क्रॉस वाले में हमारे पास होता है साइन थीटा। अब ये कौन बताएगा कॉस थीटा कब जीरो होता है? 90 पे। 90 पे। और साइन थीटा कब जीरो होता है? 0 पे। 0 पे। तो अब हाँ, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ और एंगल 90 हो गया तो आंसर जीरो। वहीं अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ तो आंसर जीरो होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। 180 वन वन बोला है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। -1 -1 होती है। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं आपको वैसे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। और वही अगर मैं चाह रही हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। यस तो अब ये स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 90। 0 डिग्री। जैसे ही थीटा जीरो हुआ कॉस जीरो 1 हो जाएगा, 90 पे तो जीरो हो गया। अब साइन हो गया 90 पे। हाँ, अब अगर मैं बात कर रही हूँ क्रॉस वाले का, वो कब मैक्सिमम होगा? 90 पे। थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 पे। वेरी गुड। थीटा जैसे ही 90 किया, साइन 90 1 हो गया। अगर इस केस में थीटा जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया? आंसर जीरो आ गया। अच्छा, जीरो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो दोनों क्या है? पैरेलल। वो दोनों पैरेलल है। और वही अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर का एक और नाम होता है ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अगर आपको कभी ये भी पूछा जाए प्रूफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, तो आपको ये बोल रहा है वो प्रूफ करो ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो अब किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। नो मैम। ट्रायंगल लो बता देते एक बार। ट्राइंगल लॉ बता दूं मैं ललित? तो यस मैम। एक सेकेंड। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है हमारे पास, अभी बाकी स्पेस को आप इग्नोर कर देना, वो समझो। मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे होता है, मतलब ये इसका सर है और ये इसका पैर है। दो वेक्टर ऐसे जुड़े हुए हैं सर और पैर से, और इन दोनों को ऐसे जोड़ा है कि दोनों का एरो देखो आप, इसका भी एरो इधर है और इसका भी एरो सेम ही तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि उल्टा हो गया एरो। और अब मैं इनके एंड पॉइंट से एक और साइड बना दूं ट्राइंगल की, तो वो साइड इन दोनों का टोटल बना रही है।
मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी कहाँ पे बता सकते हो आप? ये साइड है ए प्लस बी। इतना समझ आ गया ललित? यस मैम। और दूसरी चीज, इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, मतलब यहाँ पे एरो ऐसे ऐसे है तो उसका एरो ऐसे आ रहा है इस तरफ, इनका एरो ऐसे जा रहा था, जो रिजल्टेंट है उसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इधर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी यहाँ पे उस डायग्राम में नहीं थी कि अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है तो इसमें जो थीटा होता है वो यहाँ पे होता है, कि अगर मैं इस एंगल एरो को आगे कर दूं तो ए और बी में क्या एंगल है वो थीटा होता है। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो वही सेम फॉर्मूला है, ये ए आगे भी बढ़ रहा है, तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में फॉर्मूला सेम है, बस डायग्राम बदल जाता है। इसमें ट्रायंगल बनाना है, उसमें पैरेललोग्राम बनाना है। ललित क्लियर हो गया ट्रायंगल लॉ? यस मैम। ठीक है, और किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो फिर आप अपने के लिए जा सकते हो और क्लास नहीं है तो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम।